अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर किस तरह है। आज हम मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है। इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को समझने के लिए उसके लिए ऑर्गन डायग्राम का समझना ज़रूरी है। मैं आपको पहले ऑर्गन डायग्राम क्या है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे करेंगे। मैं आपको रियल और दोनों में फ़र्क भी बता दूंगा कि रियल जो हमने रिप्रेजेंटेशन की थी ग्राफ पे, उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है किया था 9-10 में। और आज हम देखें हमने ये मेरे पास एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास वाई एक्सिस था। ये मैं रियल नंबर पे बात कर रहा हूँ। हमारे पास रियल नंबर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो हमारे पास 3 और 4 है, और हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उस पे ग्राफ पे। हमने कहा था कि इसका मतलब ये पहला जो है वो x है और दूसरा जो है वो y है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हमने ये किया कि ये दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, और इसको हमने मैट्रिक में कहा कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट होगा वो कार्टेशियन प्लेन होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्लेन पे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कार्टेशियन प्लेन है, और जो कोऑर्डिनेट उस पे रिप्रेजेंट होते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे, जो कोऑर्डिनेट हम उस पे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल है, ग्राफ सबसे आसान है। 3 क्या बताता है, यू विल टेक 3 स्टेप्स अलोंग एक्स एक्सिस, और y4 आपको क्या बताता है कि आपने 4 स्टेप ऊपर जाना है y की तरफ। कि अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 एंड दिस विल बी 4, 3 और ये 2 और ये 1। y नीचे नेगेटिव होता है, यहाँ से -1 -2 -3, और ये इसी तरह ये 1 2 3, और इसी तरह ये -1 -2 और -3, ये इसी तरह ये दोनों पॉजिटिव है। मैं एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, वो इधर देखेगा तो उसको पहले x की तरफ देखेगा, x भी पॉजिटिव नजर आता है और y भी पॉजिटिव, और जो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे वी विल प्लेस देम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन कि ये जो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये x एक्सिस कहलाती है, जो वर्टिकल लाइन है दिस इज y एक्सिस। अब किसी बच्चे ने कहा हॉरिजॉन्टल की, और मैंने कहा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जो लाइन हम लगा सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो लाइन हम लगाते हैं वो वर्टिकल लाइन होगी। और जहां पे ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये ओरिजिन है इनका, यानी कोई भी नंबर जो है यहां से स्टार्ट होगा, यहां से वो चलना शुरू करेगा। जैसे 3 और 4 लिया मैंने अभी, और ये पॉइंट मैंने 3 और 4 ले लिया, तो ये मेरे पास 3 स्टेप इधर और फिर, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो, और जहां पे ये x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन कहलाता है। इस तरह these two line converted into 4 quadrant, ये एक हिस्सा 4 रबा, उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज है, ये 4 रबा में डिवाइड हो जाता है, क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। आगे आप ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे इसको। तो इस तरह हम नंबर के साइन के हिसाब से चारों क्वाड्रेंट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को प्लेस करते हैं। इधर मैं आऊं तो मुझे क्या है, x नेगेटिव है, नीचे y नेगेटिव होता है। अब x नेगेटिव यानी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हुआ तो वो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे, दोनों नेगेटिव हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे। और इधर देखो x पॉजिटिव है और y क्या नजर आता है, नेगेटिव नजर आता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो अब साइन के हिसाब से तो हमने पढ़ लिया कि हमने कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई हमने क्या किया, हम 3 स्टेप इधर चले गए और 4 स्टेप यहाँ पे चले गए, 1 2 3 एंड 4 y along y axis। तो ये इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गई 3 और 4 की, एज अ पॉइंट, रियल नंबर को एज अ पॉइंट हमने प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसी तरह के प्लेन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, पर वो कार्टेशियन प्लेन नहीं हो जाएगा, वो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और जो कोऑर्डिनेट हमने जो पॉइंट्स ऐड करने हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट हुए तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हमेशा हमारे पास, ये याद रखना, फिर मैं अपने उस टॉपिक की तरफ आ जाऊँ, ये सिर्फ बेस बन रही है। अभी तक मैं आपको कुछ पहले की चीजें बता दी, इससे मैंने ये समझे कि मैं इधर से इधर शिफ्ट हो गया, इसमें क्या था और उसमें क्या है। यहाँ पे एक्स एक्सिस था, यहाँ भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस था, यहाँ भी वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस था, यानी कि इधर से इधर पॉजिटिव और ऑरिजिन से लेफ्ट पे नेगेटिव होता है, ऑरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव है, ऑरिजिन से नीचे y नेगेटिव होता है। ये बात हमने कर ली, ये y एक्सिस है। और कंसीडर करता हूं मैं, इससे मिलता जुलता एक नंबर कंसीडर करता हूं कि भाई हमारे पास z लेट से कि हमारे पास 3 + 4 आयोटा है, इज एन इमेजिनरी नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या करेंगे, आपका क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए बेटा, जरा सोचें। तो x एक्सिस को हमेशा हमने रियल प्लेन बोलना है, यानी कि रियल प्लेन, रियल एक्सिस, रियल प्लेन नहीं रियल एक्सिस बोल रहा है, ये रियल एक्सिस है। और y एक्सिस इज कॉम्प्लेक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने x एक्सिस को किस पे रिप्रेजेंट करना है, रियल पार्ट, और y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट। और इसका कांसेप्ट देने वाला जो मैथमेटिशियन था वो G.B. रॉबर्ट आर्गन था, इसीलिए इसको आर्गन डायग्राम बोलते हैं, G.B. रॉबर्ट आर्गन। आर्गन डायग्राम इसीलिए बोलते हैं, उसी के नाम पे है, मैथमेटिशियन के नाम पे, कि ये जो हमारे पास आर्गन डायग्राम है, इसको आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं, अमूमन बोलते ही आर्गन डायग्राम है। कॉम्प्लेक्स प्लेन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये रियल प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है आर्गन डायग्राम है। जो हम बनाते हैं ये कॉन्सेप्ट आर्गन ने दिया था, इसलिए इसको आर्गन डायग्राम बोलेंगे। ये भी हमने लिख लिया कि आर्गन डायग्राम है। आर्गन डायग्राम क्या है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब अभी मैंने ये कहा कि एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा रियल नंबर का होगा। 3 है तो 3 यूनिट आपने एक्स एक्सिस ले लिया, और कितने यूनिट आपने ऊपर जाना है, 1 2 3 और 4, 4 यूनिट यू विल गो along y axis। दिस इज 3 and 4। इसी को मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लूंगा। इसके साथ आयोटा है रियल, एंड ओपन करके लिखेंगे ना 4 आयोटा हो जाए। अब ये वाला नंबर हमारे पास क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 - 4। अगर यहीं पे 6 + 7 आयोटा होता तो 6 यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस और 7 यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस। -2 अगर ये होता -2 + 3 आयोटा, तो आप इधर -1 2 -2 हो जाएगा। 3 है तो 1 2 और 3 यहाँ पे चले जाएंगे, दिस विल बी -2 and 3, इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब उस बात की तरफ आते हैं कि मॉड्यूलस वैल्यू क्या है। अभी अगर मैं इसको मैंने एज ए पॉइंट लिया है, इसको मैंने एज ए पॉइंट लिया है, अगर एज अ पॉइंट लिया मैंने तो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एज अ पॉइंट मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे, अच्छा
तो अगर मैं इसको ऑरिजिन के साथ कर लूं और ये जो है इसको मैं जनरली ये ले लूं, ये मेरे पास 3 था और ये मेरे पास 4 था। अगर ये मैं ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस मालूम कर लूं और इसको लेट से कि मैं z का नाम दे देता हूं और z का नाम दूं और इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं a का नाम देता हूं और इसको मैं b का नाम देता हूं, यानी कि ये हमारे पास a प्लस b आयोटा की फॉर्म में ले लिया मैंने नंबर। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती? बनती है। और आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा, जरा सोचे पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम था, कौन बोलेगा? सोचे जरा। हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के प्लस, ये मैं भूल गया क्या लिखूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमें लेंथ दे सकता है, यानी कि z का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा a के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के। a क्या है? a मेरे पास 3 का स्क्वायर है और b क्या है मेरे पास, बोले 4 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? क्या लिखूं? 16। कितना हो जाएगा? 25। अब मुझे z की लेंथ चाहिए और z की लेंथ में अगर मालूम कर लूं तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लेना है। ऐसा ही है ना, ऑरिजिन से डिस्टेंस। ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा, मैं आपको ये बात मैं अपनी समझा भी देता हूं। z विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। और मैं इसको मॉड बना सकता हूं क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं है। ये याद रखना कि हम मेरे पास जो वैल्यू आएगी, अब जो वैल्यू एब्सोल्यूट होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर रूट के बराबर होगी, सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगी। यस, होगी, जरूर होगी, क्योंकि अब हमने जो लेंथ मालूम की वो z स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और z क्या हो जाएगा? तो आपको पता है, मैं जो स्क्वायर रूट ले लिया। अब जाहिर है लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती और स्क्वायर रूट से बाहर भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक में हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होगा। और हमने क्या किया, इससे कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और हाँ, अब फर्स्ट ईयर में पढ़ा गया नेगेटिव का भी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक में हमने ये बात पढ़ी। लेकिन चूंकि लेंथ हमारे पास z की ओरिजिन से है, अब जरा वो क्या ओरिजिन से मैं लेंथ मालूम करके और मैं अगर थीटा मालूम कर लूं तो z की पोजीशन को मैं नहीं मालूम कर सकता? बिल्कुल मालूम कर सकता हूं कि अगर मुझे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस और थीटा मालूम हो जाए। और ये आपको कैसे मालूम होगा? ये मालूम होगा हमें tan थीटा इज इक्वल टू किसके क्या होता है tan थीटा? tan थीटा होता है किसके इक्वल? tan थीटा इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है मेरे पास बेस बाय परपेंडिकुलर ओवर, देखें ऐसे ही किया था हमने किया था sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपने 10 में पढ़ी हुई है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो b है और बेस पे क्या हो जाएगी? बेस पे आपके पास a है और थीटा क्या हो जाएगा? ये tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा मालूम किया जा सकता है tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ये बात याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट भी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसका, उस डिस्टेंस की मदद से अगर हमें थीटा भी मालूम हो जाए, क्या ख्याल है, अगर थीटा मालूम हो जाए और इसकी लेंथ मालूम हो जाए, हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z एब्सोल्यूट जब भी आप मालूम करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर आ जाएगा। आज हमने क्या पढ़ा? सम अप करता हूं। आज हमने पढ़ा कि क्या हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे?
ग्राफ में, और उस ग्राफ का नाम क्या होगा, या किसी प्लेन में जाहिर करेंगे उस प्लेन का नाम क्या होगा। हाँ, हम जाहिर कर सकते हैं और उस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन और उस या आर्गन डायग्राम। तो कैसे करेंगे, ये आपके पास रियल एक्सेस हो जाएगा, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सेस हो जाएगा। 1 2 3 यूनिट आप इधर गए, 4 यूनिट आप ऊपर गए, और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज अ पॉइंट है, ये एज अ पॉइंट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है, हमने ये किया कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर का सम का जो स्क्वायर रूट होगा, उससे हम इसकी ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अगर हमें थीटा मालूम हो जाए और ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम हो जाए, तो किसी भी ग्राफ में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी 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 z की लेंथ से मालूम कर सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देता हूं जिनके आपने होमवर्क में, पहला क्वेश्चन ये है कि 3 - 4 आयोटा को आपने रिप्रेजेंट भी करना है, और ये लेट्स से कि z है और z एब्सोल्यूट भी, यानी ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे और z एब्सोल्यूट भी मालूम करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि z इज इक्वल टू, अगर 0 - 6 आयोटा हो, तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो क्या z एब्सोल्यूट मालूम कर सकते हैं। तो ये बात मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी साथ दे देता हूं कि अगर मेरे पास किसी का रियल जो पॉइंट है वो रियल जो है पार्ट वो 0 हो, तो वो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट में y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। जैसे मैं इसके अलावा एग्जांपल देता हूँ, 0 + 3 आयोटा को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिर्फ y एक्सिस के ऊपर होगा, x एक्सिस तो चलना ही नहीं हमें, ये तो 0 आता है। y एक्सिस कितना चलेंगे, 1 2 और 3 ऑन द y एक्सिस हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास 2 + 0 आयोटा हो, तो ये ऑन द x एक्सिस ही होगा। तो अब आपने ये आपके लिए मैंने छोड़ा, आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। आई होप सो कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ या मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी समझ आ गया होगा, और कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज में भी आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को 1-2 दफ़ा ज़रूर देखना है ताकि आपको रियल और कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंस पता चल जाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।